राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है। कुछ बातें शादी के बाद ही समझ आती हैं। हमारे संयुक्त परिवार में संजना दीदी सबसे बड़ी थी। बड़ी होने के साथ साथ लीडरशिप की भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी थी। इसीलिए हम सब भाई बहन उनके आगे पीछे घूमते रहते थे और वे निर्देश देती कि अब क्या करना है। वे जो कह दें वही हम सब के लिए एक आदर्श वाक्य होता था। सबसे पहले उन्होंने साइकिल चलानी सीखी, फिर हम सबको एक एक करके सिखाया। वैसे भी चाहे खेल का मैदान हो या फिर पढ़ाई लिखाई या फिर स्कूल की कोई अन्य गतिविधियां, दीदी सब में अव्वल ही रहती थी। इसी वजह से हमेशा अपनी कक्षा की मॉनिटर भी वही रही थी। हाँ, घरेलू कामकाज जैसे खाना बनाना या फिर सिलाई बुनाई में दीदी को जरा सा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए उनकी माँ यानी कि मेरी ताई जी की डांट उन पर अक्सर पड़ती रहती थी। पर इस डांट डपट का भी कोई असर उन पर नहीं होता था। मुझसे तो 8-10 साल बड़ी थी वे, इसीलिए मैं तो एक प्रकार से उनकी चमची ही थी। मुझसे वे लाड भी बहुत करती थी। यहाँ तक कि कभी-कभी वो मेरा होमवर्क भी कर देती थी और मुझसे कहती, चल तू थक गई होगी रितु, तेरा क्लास वर्क मैं कर देती हूँ, फिर तू मेरे साथ खेलने चलना। बस मैं तो निहाल हो जाती। इस बात की भी चिंता नहीं रहती मुझे कि स्कूल में टीचर दीदी की हैंडराइटिंग देखकर मुझे डांटेंगी। पर उस उम्र में इतनी समझ भी कहाँ थी। हंसते खेलते हम भाई बहन बड़े हो रहे थे। दीदी तब कॉलेज में बीए कर रही थी कि ताऊ जी को उनके विवाह की फिक्र होने लगी। ताऊ जी व दादाजी की इच्छा थी कि सही उम्र में विवाह हो जाना चाहिए। लड़कियों को अधिक पढ़ाने से क्या ही फायदा है। फिर अभी इस उम्र में तो सब लड़कियां अच्छी लगती ही हैं, इसलिए लड़का भी आसानी से मिल जाएगा। वैसे दीदी थी तो स्मार्ट, पर रंग थोड़ा सा दबा होने की वजह से 2 जगहों से रिश्ते वापस हो चुके थे। दीदी का मन अभी आगे पढ़ने का था, पर बड़ों के आगे उनकी एक भी ना चली। एक अच्छा वर देखकर दादाजी ने उनका संबंध तय कर ही दिया। सुनील जीजा जी भी अच्छी सरकारी नौकरी में थे। संपन्न परिवार था। बस ताऊ जी और दादाजी को और क्या चाहिए था। दीदी बीए का इम्तिहान भी नहीं दे पाई थी कि उनका विवाह हो गया। घर में पहली शादी थी तो खूब धूमधाम भी रही। गाना बजाना दावतें सब चली और आखिरकार दीदी विदा हो गई। सबसे अधिक दुख दीदी से बिछड़ने का मुझे था। मैं जैसे एकदम से अकेली हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद चाचा के बेटे रोहित को विदेश में स्कॉलरशिप मिली थी बाहर जाकर पढ़ाई करने की, तो घर में एक बड़ा सा समारोह भी आयोजित किया गया। दीदी को भी ससुराल से लाने के लिए भैया को भेजा गया, पर ससुराल वालों ने यह कह दिया कि ऐसे छोटे मोटे समारोह के लिए हम अपनी बहू को नहीं भेजेंगे और अभी अभी तो आई ही है। हम लोग मायूस तो थे ही, ऊपर से भैया ने जो उनकी ससुराल का वर्णन किया उससे हम लोग और भी दुखी हो गए। अरे हमारी संजना दीदी को ताऊ जी ने पता नहीं कैसे घर में ब्याह दिया है। हमारी दीदी जो फर्राटे से शहर भर में स्कूटर पर घूम कर आती थी, वो वहाँ पर घूंघट में कैद हैं। इतना बड़ा घर, ढेर सारे लोग, मैं तो खुलकर दीदी से बात भी नहीं कर पाया। अच्छा तो क्या सभी ससुरालें ऐसी ही होती हैं। मेरे सपनों को जैसे एक आघात लगा था। मैं तो सोच रही थी कि वहाँ ताई जी और माँ जैसे डांटने वाले या टोकने वाले लोग तो होंगे नहीं। आराम से जीजा जी के साथ घूमती फिरती होंगी, खूब मजे होंगे। मन हुआ कि जल्दी ही दीदी से मिलूं और पूछूं कि आप तो पर्दे घूंघट सबके इतने खिलाफ थी, इतने लेक्चर देती रहती थी, अब क्या हुआ। फिर कुछ ही दिनों के बाद जीजा जी को किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में महीने भर के लिए बेंगलुरु जाना था, तो दीदी जिद करके मायके में आ गई थी। मैं तो उन्हें देखते ही चौंक गई थी। इतनी दुबली और काली लगने लगी थी। माँ ने यहाँ तक तो यह भी कह दिया था कि अरे संजना बेटा, लड़कियाँ तो ससुराल जा कर के अच्छी खासी सेहत बना कर आती हैं, पर तुझे क्या हुआ है। पर धीरे धीरे पता चला कि ससुराल वाले उनसे खुश नहीं हैं। सास तो अक्सर ताना देती रहती हैं कि पता नहीं कैसे माँ बाप हैं इसके, कि इसे घर के कामकाज तक नहीं सिखाए हैं, 4 लोगों का खाना तक नहीं बना सकती है ये बहू। अब इसकी पढ़ाई को क्या हम चाटें। माँ, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरा वहाँ पर दम घुटता है। सास के साथ ये भी हरदम मुझे डांटते रहते हैं और मेरी कमियां निकालते रहते हैं। एक दिन रोते हुए वे ताई जी से कह रही थी, तो मैंने भी सुन लिया, पर ताई जी ने उल्टा उन्हें ही डांटा, पागल हो गई है क्या।
अरे तू ससुराल छोड़ करके यहाँ रहेगी तो समाज में हमारी थू-थू कराने के लिए आई है क्या? अरे हमें अभी अपनी और भी लड़कियां ब्याहनी हैं। कौन ब्याहेगा फिर रंजना और वंदना को तू बता। इधर माँ ने भी दीदी को समझाया, देख बेटा, हम तो पहले ही कहते थे कि घर के सारे काम काज सीख ले। ससुराल में सबसे पहले यही देखा जाता है। पर कोई बात नहीं, अभी कौन सी तेरी उम्र निकल गई है। अब सिखाए देते हैं। अच्छा खाना बनाएगी, सलीके से घर रखेगी तो सास भी खुश होगी और हमारे जमाई जी भी। दीदी के ना नुकुर करने पर भी माँ ने उन्हें जबरन चौके में ले जाती और तरह तरह के व्यंजन अचार आदि बनाने की शिक्षा देती। हम लोग सोचते ही रह जाते कि कब दीदी को समय मिलेगा और हम लोगों के साथ हंसेंगी, खेलेंगी, बोलेंगी। धीरे धीरे 1 महीना कब निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा था। जीजा जी आकर दीदी को विदा करा करके ले गए। मैं फिर से सोचती, पता नहीं हमारी दीदी के साथ ससुराल में कैसा सलूक होता होगा। फिर पढ़ाई का बोझ दिनों दिन बढ़ता गया और दीदी की यादें कुछ कम हो गई। 2 वर्षों के बाद भैया की शादी में दीदी और जीजा जी भी आए थे, पर अब दीदी का हुलिया ही बदला हुआ लगा। वैसे सेहत पहले से तो बेहतर हो गई थी, पर वे हर समय साड़ी में सिर ढके रहती। दीदी ये तुम्हारी ससुराल थोड़े ही है, जो चाहे वह पहनो। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कह दिया, देख रितु, तेरे जीजा जी को जो पसंद है वही तो करना चाहिए ना मुझे। अब अगर इन्हें पसंद है कि मैं साड़ी पहनूं, सिर ढक कर रहूं तो वही सही। अच्छा इतनी आज्ञाकारिणी कब से हो गई हो? मैंने चिढ़ कर कहा, होना पड़ता है बहना, घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को भी बदलना पड़ता है। ये सब बातें तुम तब समझोगी जब तेरी शादी हो जाएगी। इतना कहकर दीदी ने बात ही बदल दी, पर मैं देख रही थी कि दीदी हर समय जीजा जी के ही कामों में लगी रहती। उनके लिए अलग से चाय खुद बनाती, खाना बनता तो गरम गरम रोटी सेकते ही पहले जीजा जी की थाली खुद ही लगा कर ले जाती। कभी उनके लिए गरम नाश्ता बना रही होती तो कभी उनके कपड़े निकाल रही होती। एक प्रकार से जैसे वे पति के प्रति पूर्ण समर्पित हो गई थी। जीजा जी भी हर काम के लिए उन्हें ही आवाज देते, संजू मेरी फला चीज कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। माँ ताई जी तो बहुत खुश थी कि हमारी संजना ने आखिरकार ससुराल में अपना स्थान बना ही लिया। मैं अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। 2 वर्षों के लिए जिद करके हॉस्टल में रहने के लिए चली गई थी। बीच में दीदी मायके आई होंगी, पर मेरा उनसे मिलना हो ही नहीं पाया। एक बार फिर से छुट्टियों में मैं उनके ससुराल जाकर उनसे मिली थी। अब तो दीदी के दोनों जेठों ने अलग घर बना लिए थे। सास बड़े जेठ के पास रहती थी। इतने बड़े घर में दीदी, जीजा जी और उनके दोनों बच्चे ही थे। दीदी अब तो आप आराम से अपने हिसाब से जी सकती हो और अपने सारे शौक भी पूरे कर सकती हो। मैंने उन्हें इस बार भी हरदम सिर ढके देख कर कह ही दिया, देख रितु, मैं अब अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि अगर मुझे इस घर में शांति बनाए रखनी है तो मुझे तेरे जीजा जी के हिसाब से ही अपने आप को ढालना होगा, तभी ये मुझसे खुश रह सकते हैं। ये एक परंपरागत परिवार से जुड़े रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी सोच भी उसी प्रकार की ही है। यह सच भी था कि दीदी ने अपने आप को जीजा जी की रुचि के अनुसार ढाल लिया था। वैसे घर में काफ़ी नौकर चाकर थे, पर चूंकि जीजा जी किसी के हाथ का बना हुआ खाना खाते नहीं थे, इसलिए दीदी स्वयं ही दोनों समय का खाना, यहाँ तक कि नाश्ता तक स्वयं बनाती थी। और तो और पूरा घर भी जीजा जी की रुचि के अनुसार ही सजा हुआ था। घर में ढेरों पुस्तकें, कई महापुरुषों के फोटो हर कमरे में थे। अब तो आसपास के लोग भी इस जोड़े को आदर्श जोड़े का नाम देने लगे थे। शादी के बाद मैं पति के साथ अमेरिका चली गई, देश की धरती से दूर। साल 2 साल में कभी कुछ दिनों के लिए भारत आती भी, तो भी दीदी से कभी 2-4 दिनों के लिए ही मिलना हुआ और कभी नहीं भी हुआ। हाँ, यह अवश्य था कि अगर मैं कभी अपने पति सुभाष की कोई भी शिकायत माँ से करती, तो वे फौरन से कहती, अपनी संजना दीदी को देख, कैसे बदला है उसने अपने आप को, कैसे सुनील जी लट्टू हैं उन पर। अरे तुझे तो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, आज़ादी के माहौल में रह रही है, फिर भी शिकायतें हैं। मैं सोचती कि भले ही मैं अमेरिका में हूँ, पर पुरुष मानसिकता जो भारत में है वही इनकी अमेरिका में भी है। अब मैं कहाँ तक अपने आप को बदलूं, आखिर इन्हें भी तो कुछ बदलना चाहिए। बस ऐसी ही खट्टी मीठी यादों के साथ जिंदगी चल रही थी। फिर अचानक
अचानक ही दुखद समाचार मिला, सुनील जीजा जी के निधन का। मैं तो हतप्रभ रह गई। दीदी की शक्ल जैसे मेरी आंखों के सामने हट ही नहीं पा रही थी। कैसे संभाला होगा उन्होंने अपने आप को। वे तो पूरी तरह से पति की अनुगामिनी बन चुकी थी। भारत में होती तो अभी उनके पास मैं पहुंच जाती। फिर किसी प्रकार से 6 महीने बाद आने का प्रोग्राम बना। सोचा कि पहले कोलकाता जाऊंगी दीदी के पास, बाद में भोपाल अपनी ससुराल और फिर ग्वालियर अपने मायके। दीदी को फोन पर मैंने अपने आने की सूचना भी दे दी और कह भी दिया था कि आप चिंता ना करें, मैं टैक्सी लेकर के घर पहुंच जाऊंगी। अब अकेले आने जाने का अच्छा अभ्यास है मुझे। ठीक है रितु, दीदी ने कहा था। पर रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि दीदी का सामना मैं कैसे करूंगी। सांत्वना के तो 2 शब्द मिल ही नहीं रहे थे मुझे। वे तो इतनी अधिक पति के प्रति समर्पित रही हैं कि क्या उनके बिना वह जी पाएंगी। जितना मैं सोचती उतना ही मेरा मन बेचैन होता जा रहा था। पर कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचकर तो मैं चौंक ही गई। दीदी खड़ी थी सामने ड्राइवर हेमराज के साथ और उनका रूप इतना बदला हुआ था। कहाँ मैं कल्पना कर रही थी कि वे साड़ी से सिर ढके उदास सी मिलेंगी, पर यहाँ तो आकर्षक सलवार सूट में थी। बाल करीने से पीछे बंधे हुए थे। माथे पर छोटी सी बिंदी भी थी। उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। दीदी आप क्यों आई? मैं पहुंच जाती। मैं कह ही रही थी कि हेमराज ने टोक दिया, अरे ये तो अकेली आ रही थी, कार चलाना जो सीख लिया है। मैं तो जिद करके साथ आया कि लंबा रास्ता है और रात का टाइम है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि जैसे मैं दीदी से पिछड़ गई हूँ। इतने साल अमेरिका में रहकर भी मुझे अभी तक गाड़ी चलाने में झिझक होती है। और दीदी हैं, लग भी कितनी स्मार्ट रही हैं। रास्ते भर वे हंसती बोलती रही। यहाँ तक कि जीजाजी के बारे में भी कोई खास बात नहीं की उन्होंने। मैंने ही 2-4 बार जिक्र किया तो वह टाल गई थी। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अब तो पूरा घर दीदी की रुचि के अनुसार ही सजा हुआ है। उनकी पसंद की पुस्तकें सामने शीशे की अलमारी में नजर आ रही थी। कई संस्थाओं के फोटो भी लगे हुए थे। अब पता चला कि अब चूंकि पर्याप्त समय था उनके पास, इसलिए अब कई सामाजिक संस्थाओं से भी वे जुड़ गई थी और अपनी पसंद के कार्य भी कर रही थी। अब तो खाना बनाने के लिए भी एक अलग से नौकर था सूरज उनके पास। सुबह के ब्रेकफास्ट में भी पूरी टेबल सजी रहती। फल जूस और कोई गरम गरम नाश्ता। लंच में भी पूरी डाइट रहती थी। भले ही उनका केला का खाना बना हो, पर वे पूरी रुचि और सुघड़ता से ही सब कार्य करवाती थी। ड्राइवर रोज शाम को आ जाता था। अगर कहीं मिलने नहीं भी जाना हो तो वे खुद ही ड्राइविंग करती, लेकिन ड्राइवर साथ में रहता। तात्पर्य यह है कि वे अपने सभी शौक पूरे कर रही थी, फिर भी अकेलापन तो था ही। इसीलिए मैंने कह ही दिया, दीदी यहाँ इतने बड़े मकान में इस महानगर में अकेली रह रही हो, बेटे के पास जमशेदपुर में नहीं रितु। अब कुछ साल मर्जी से अपनी खुशी के लिए, अभी तक तो सबके हिसाब से मैं जीती रही, अब कम से कम कुछ साल तो जीऊँ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। मैं अवाक होकर उनका मुंह ताक रही थी। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।